डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टडी करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। 11th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 1, जो कि एक कविता है, प्रेरणा। प्रेरणा के कवि हैं त्रिपुरारी। तो हम शुरू करते हैं स्वाध्याय से। आकलन, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करनी है। कारण लिखना है। माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है, इसका आपको कारण बताना है कि जब कवि कह रहा है कि मैं अपनी माँ से दूर हूँ, काम धंधे के लिए, जॉब के लिए कवि क्या होता है, कवि अपनी माँ से दूर चले जाते हैं। जब वो दूर जाते हैं तो अपनी माँ से बात करने के लिए वो क्या करते हैं, उनको फ़ोन कॉल करते हैं। जैसे ही वो उनको फ़ोन कॉल करते हैं, माँ फ़ोन उठाती हैं तो वो भाव विभोर होकर खुशी के मारे वो क्या करती हैं, बिना कारण ही रोने लगती हैं। तो उसका कारण यही है कि जब भी वह अपनी माँ को फ़ोन कॉल करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, माँ फ़ोन उठाते ही भाव विभोर होकर रोने लगती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। अब आज की लाइफस्टाइल आपने देखी होगी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए आपके माता पिता, जो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो क्या करते हैं, दोनों ही जॉब करते हैं। तो जॉब करने के वजह से उनके सामने ऐसी समस्या आ जाती है कि कभी मम्मी की शिफ्ट दिन में है तो वो बच्चों के साथ रात में रहती है, और अगर पापा की शिफ्ट रात में है तो वो बच्चों के साथ अपने दिन में रहता है। इस वजह से क्या होता है, बच्चों को माता पिता का प्यार अलग अलग टाइम पर मिलता है। मम्मी डैडी दोनों ही एक समय पर उनको अपना प्यार नहीं दे सकते। तो इसीलिए कहा है कि दोनों की शिफ्टों के अलग अलग होने के कारण माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को एक साथ मिलकर प्यार नहीं कर पाते। ऐसे में उनका प्यार बच्चों को टुकड़ों में मिलता है। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं। कवि की उम्र बढ़ती नहीं, इसका कारण क्या है कि कवि जो है, जब भी अपनी आँखों में देखते हैं ना, तो वो स्वयं को एक छोटा बच्चा ही पाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, लिखिए। लिखना क्या है, परिणति। परिणति में जो है 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स को आपको पूरा करना है। चोट खाने की। चोट खाने की क्या मिलती है, हमें सीख मिलती है। अंधेरे होने पर भी आस रखने की। अंधेरे होने पर भी आस रखने की क्या होती है कि किसी दिन उजाला ज़रूर आएगा। अंधेरा होता है फिर भी हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों आस नहीं छोड़नी चाहिए कि हमें ये आस रखनी चाहिए कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आएगा। जिस तरह से रात होती है, रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, उसी तरह हमें यही आस रखनी है कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आएगा। एक ही दिन से दीप सफ़र आरंभ करने की। एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने की। तो क्या होता है उसमें कि जहाँ भी हम कदम रखेंगे तो वहाँ पर रोशनी होगी। अब हम बढ़ते हैं काव्य सौंदर्य के प्रति। काव्य सौंदर्य पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। ममत्व का भाव मतलब अपने मम्मी का प्रेम। आपका जो मदर आपको प्रेम करती है, ऐसी पंक्ति को हमें लिखना है कि उसमें, उन पंक्ति में ज़्यादा झलकना चाहिए आपकी मम्मी का प्यार। तो ये पंक्ति मैंने अपने मम्मी के प्यार की लिखी है कि माँ मेरी वजह से ही रोती है। फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। ये जो 3 पंक्तियाँ हैं, ये जो त्रिवेणी है, इसमें मुझे अपनी मम्मी का प्यार बहुत ही दिखाई दे रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि त्रिपुरारी जी द्वारा रचित प्रेरणा कविता से ली गई है। इसमें कवि ने क्या बताया है, पोएट क्या बता रहा है, माँ और बेटे का जो लव है, जो उनका अफेक्शन है, उसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है। इन 3 पंक्तियों में पोएट ने अपने माँ और बेटे के लव को, उनके अफेक्शन को डिस्क्राइब किया है कि जब बेटा जो है एक जॉब के सिलसिले में अपनी माँ से दूर जाता है, दूसरे जगह जाकर रहने लगता है और उसे अपनी माँ की याद आती है, वह अपने माँ को फ़ोन करना चाहता है, फ़ोन करता है, तो क्या होता है, उसकी माँ फ़ोन पर
रोने लगती है। जैसे ही वो उनका फ़ोन कॉल अटेंड करती हैं, वो बिना किसी कारण के, बिना कुछ कहे सिर्फ क्या करती हैं, रोने लगती हैं। तो क्या होता है, बेटा क्या करता है, बेटा उनको रोता पाकर उनकी हिम्मत बांधता है। माँ का हृदय है, वो रोने लगती है। क्यों रोने लगती है? कि उसके बेटे के प्यार में उसके आंसू नहीं रुकते, वो रोने लगती है। तो उस वक्त कवि क्या कहता है, पोएट क्या करता है, वो अपने आप को संभालता है। वो अपनी माँ के सामने अपनी हिम्मत को बांधता है, अपनी माँ की हिम्मत को बांधता है, उन्हें रोने से बचाने के लिए उन्हें दिलासा देता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। परंतु जैसे ही फ़ोन रखता है, उसके आंखों से भी आंसू छलक उठते हैं। वह भी अपनी माँ का सानिध्य पाने के लिए तड़प उठता है। लेकिन जब फ़ोन कॉल पर रहता है तो अपने माँ की हिम्मत को बांधता है, उनको समझाता है। रोना तो उसे भी आ रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी माँ की हिम्मत को बांधता है, अपनी माँ को समझाता है, उनको दिलासा देता है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन रखते हैं, फ़ोन कॉल को एंड कर देते हैं, तो उससे के बाद उनकी आंखों में खुद ब खुद आंसू झलक उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अपनी माँ से प्यार है, वो भी अपनी माँ का सानिध्य पाना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वो लोग क्यों दूर हैं? क्योंकि एक जॉब की वजह से। निम्न पंक्तियों में प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट करना है। अब आपके सामने वहाँ पर 3 पंक्तियाँ दी हैं। इन 3 पंक्तियों में पहले तो आपको ये ढूंढना है प्रतीकात्मक पंक्ति कौन सी है। प्रतीकात्मक यानी सिम्बोलाइज पंक्ति कौन सी है? तो ये पंक्ति है, प्रतीकात्मक पंक्ति आप देखेंगे, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। तो ये पंक्ति जो है प्रतीकात्मक पंक्ति है। इस पंक्ति में रात को जो है सुबह की जननी यानी जन्म देने वाली, रात को सुबह की जन्म देने वाली कहा गया है। अभी आपको पता ही होगा कि अगर रात नहीं होगी तो सुबह कैसे होगी। तो रात के काले अंधकार को जब हम देखते हैं, उससे गुज़रते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसको सहन करते हैं, तभी हमें क्या पता चलता है, हमें सुबह की उजाली, सुबह की लालिमा के महत्व के बारे में पता चलता है। जब तक हम रात के काले अंधेरे को नहीं झेलेंगे, तब तक हम सुबह की लालिमा के महत्व को नहीं समझेंगे। जैसे ही सुबह होती है हम खुश हो जाते हैं। ऐसे पोएट क्या कहना चाह रहा है, पोएट ये स्पष्ट करना चाहता है, कवि ये स्पष्ट करना चाह रहा है कि दुख जो है, दुख एक काले बादल के समान होता है जो छट जाएगा, जो चला जाएगा, और उजाला यानी हमारे सुख हमें ज़रूर मिलेगा। दुख के बाद क्या होता है? दुख के बाद सुख ज़रूर मिलेगा। इसीलिए कवि बता रहा है कि दुख का बादल छट जाएगा और एक दिन सुख की किरण जरूर आएगी, सुख रूपी उजाला हमें अवश्य देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये जो पंक्ति है ये बता रही है रात को एक जननी के रूप में। जैसे कि एक बालक होता है, वो अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, वैसे ही सुबह का जन्म कैसे हुआ है? रात की कोख से। अब आएंगे हम अभिव्यक्ति की तरफ। पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पालना घर क्यों आए, ये सब आप बता सकते हैं। जैसे कि आज की महंगाई के युग में आप देख रहे होंगे कि दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप बच्चे हैं, लेकिन आपको ये पता होगा जब आप छोटे थे आप पेंसिल लेने जाते थे तो उसकी कीमत, और अब आप बड़े हो गए हैं तो इस समय उस पेंसिल की कीमत बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से क्या हुआ है, परिवार को चलाने के लिए और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी अच्छा कमाएंगे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे, उनका फ्यूचर बेटर बना सकेंगे। इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, जॉब करने जाते हैं। लेकिन जब वो लोग दोनों बाहर जाकर जॉब करने की बात सोचते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो उनके सामने एक और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। वो प्रॉब्लम होती है अपने बच्चों की देखभाल के लिए। वो देखभाल कैसे होगी उनके बच्चों की? और आजकल तो क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार भी नहीं है, छोटा परिवार होता जा रहा है। छोटा परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे ही आते हैं, तो उनको संभालेगा कौन? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पेरेंट के सामने
यही आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में एक पालना घर बनाया गया है। बेबी सिटिंग जिसे कहते हैं ना, ऐसे पालना घर बड़े बड़े शहरों में बनने लगे। तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में जब ये बेबी सिटिंग होती है तो ये बेबी सिटिंग में उनको खाना पीना, रखना, उनके खेलने कूदने का, पढ़ाई लिखाई का भी ज़रूरी इंतज़ाम कर दिया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। इसके लिए मम्मी डैडी क्या करते हैं, उन पालना घर बेबी सिटिंग वाले लोगों को पे करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों की चिंता मिट जाती है। अभिभावक जो होते हैं, आपके पेरेंट्स जो होते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के बच्चे को वहाँ पर छोड़ देते हैं, उन्हें पे करते हैं। तो इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं रहती है, तो आसानी से अपना जॉब भी करते हैं और बच्चों का जो है लालन पालन भी होता रहता है। बच्चों के जो समस्या देख रेख की आती है वो भी हल हो जाती है। इसलिए आज की ये जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें पालना घर की आवश्यकता बहुत ही बढ़ने लगी है। क्वेश्चन सेकंड है, नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। अब नौकरी पेशा अभिभावक जो आपके पेरेंट्स हैं वो जॉब करते हैं, तो उसके सामने बच्चों के पालने की भी समस्या खड़ी होती है। तो आपको उसको डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या समस्या आती हैं। अब माता पिता दोनों नौकरी करने जाते हैं, जब उनके पास दोनों के पास जॉब है, वो जॉब करने जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके सामने दूसरी अन्य समस्याएं, दूसरी प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाती हैं। अपने काम में व्यस्त होने के कारण जब माता पिता दोनों काम हैं, वो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों के लिए उनके पास क्या नहीं रहता, टाइम नहीं रहता। वो बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब वो अपने जॉब से थक हार के घर पर आते हैं तो बच्चों की बातें, उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी ये समझते हैं कि बच्चे भी छोटे होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमारे मम्मी डैडी अभी काम से थक कर आए हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो अपने मम्मी डैडी को देखकर उनके पास भागते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं, लेकिन वे भी छोटे हैं, उनको भी पता नहीं होता। तो क्या होता है, माँ बाप कभी कभी उनको झटक देते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे और माँ बाप के प्रति के बीच में क्या बढ़ता है, फासला बढ़ने लगता है, दूरियाँ बढ़ने लगती हैं। तो इससे बच्चा आगे चलकर क्या होता है, उसको भी अपने मम्मी डैडी से फिर इतना स्नेह नहीं रहता, वो भी अपने मम्मी डैडी की तरफ इतना ध्यान नहीं देता है और उनकी बातों को अनसुना करने लगता है। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे जब इतना इग्नोर होने लगेंगे, उनके बीच में दूरियां आने लगेंगी, तो बच्चे को भी दूसरे की, किसी की संगति की, किसी की आवश्यकता होती है, किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसी में भी अपने साथी को, अपने मित्र को ढूंढता है। ऐसे में वो कभी कभी गलत संगत में भी पड़ जाता है। इस तरह की अनेक समस्याएं, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है जॉब जो करते हैं, जॉब करने वाले पेरेंट्स के सामने आती हैं जब वे अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, रसास्वादन यानी एप्रिसिएशन। आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की, कि आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है, आज की लाइफस्टाइल से जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसके बारे में हमें बताना है कि प्रेरणा मिलती है, उससे हम कैसे फाइट करते हैं, इससे हमें, इस कविता से हमको क्या प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने अपने जीवन निर्वाह, जो हम अपनी लाइवलीहुड के लिए घर से बाहर निकलकर मम्मी डैडी जॉब करते हैं, उनके बच्चों की तथा अपने जॉब के लिए अपने माँ बाप से दूर जाने वाले बच्चों की, पहला क्या बताया था उन्होंने, पहला तो ये बताया था जो कि एक बेटा है वो अपने जॉब की वजह से अपनी माँ बाप से दूर रह रहा है, और दूसरा क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए जो मम्मी डैडी बाहर काम करने जा रहे हैं और अपने बच्चों से दूर हैं। इन दो लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्या किया है, बहुत ही टचिंग वे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। कवि स्पष्ट करता है, कवि बताता है कि हमें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, दोनों चीज़ों को, हर चीज़ को झेलना पड़ता है। हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे ये किस पर डिपेंड करता है, ये हम
खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे। अगर हम अच्छा कमाएंगे तो अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट कर सकेंगे। और अगर हमें वो सब नहीं पसंद है, हम अपने सिर्फ बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, तो वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उस स्टाइल की लाइफ जीना चाहते हैं, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों के एम्बिशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, उन्हें उतना सब कुछ नहीं दे पाएंगे जितना कि दूसरे दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और इन त्रिवेणियों के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है कि जिस तरह से काले अंधकार के बाद सुबह की उजली किरण दिखाई देती है, पता है ना कि जब रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, तो वही बता रहा है कि काले अंधकार के बाद जब सुबह की उजली किरण दिखाई देती है, तो उसी तरह हमारे जीवन में भी ये जो दुख सुख का काल बना रहता है वो हमेशा नहीं रहता है। दुख के बाद सुख ज़रूर आता है, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठोकरें जो हैं, स्टम्बल आते हैं हमारी लाइफ में। बहुत समय हमें अनसक्सेसफुल जो होता है, बहुत सारी चीज़ें अनसक्सेसफुल हमारी लाइफ में होती जाती हैं। हमें सक्सेसफुल चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए इन सब ठोकरों से, इन सब असफलताओं से, इन सब ठोकरों से हमें एक सीख लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और उन सीखों से हमें आगे ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि ये जो असफलता हमारे सामने है उसको हम सफलता में कैसे बदलें, उसको ट्राई करते रहना चाहिए। हमें सुख हो या दुख, दोनों परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। इस तरह कवि हमें अपनी समस्याओं का सामना, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स का सामना हिम्मत और प्रयत्न से करने की प्रेरणा देता है। आगे हम देखते हैं साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। तो ये 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। इसकी पहली और दूसरी पंक्तियाँ भाव व विचारों को दर्शाती है, तीसरी पंक्तियाँ दोनों पंक्तियों के भावों को नए आयाम तक पहुँचाती है। त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं, ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आप क्वेश्चन वहाँ से देखिए और आंसर भी आपके मैं बता रही हूँ। उनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी प्रमुख कृतियों में आती है नींद की नदी, जो एक कविता संग्रह है, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सांस के सिक्के, त्रिवेणी संग्रह आदि। तो यहीं पर हमारा चैप्टर 1 11th स्टैंडर्ड का समाप्त होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में 2nd चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।